यूपीएससी मेंस 2022 के एसए का पेपर आप लोग का हो चुका है। मुझे आशा है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा है कि आपके लिए बहुत ही सॉलिड डिस्कशन लेकर के आऊँ, जिसमें कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके हर एक एसए का इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताया जाए। संभवतः आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको एक बात का विश्वास अवश्य दिला सकता हूँ। यदि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे, सारी वीडियोस को देखेंगे और अवश्य पसंद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें हम लोग एक ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे यूपीएससी में जो 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए, जो टॉपिक्स पूछे गए उन टॉपिक्स के ऊपर, और डिटेल डिस्कशन हर एक टॉपिक के ऊपर बाद में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूपीएससी ने पिछली बार की तरह अब देख रहे हैं ट्रेंड कि हर बार क्या हो रहा है कि ये फिलोसफिकल एसेज को बढ़ाते जा रहे हैं एग्जाम में। पहले क्या होता था, पूरा एक सेक्शन जो है वो हुआ करता था आपका सब्जेक्टिव, जैसे कि आपको पूछ लिया इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, कि या फिर पूछ लिया विमेन के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, या किसी और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसमें कि आप जीएस में जो पढ़े हुए हैं उससे आप वहाँ पे हेल्प लेकर के लिख सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेंड आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले बार 8 के 8 टॉपिक फिलोसफिकल थे, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी था दोनों में फिलोसफिकल थे, और इस बार 2022 में भी फिलोसफिकल है मोस्टली। सेक्शन ए में जो पहला टॉपिक था वो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि फिलोसफिकल भी था, लेकिन साथ में उसमें जीएस का भी एलिमेंट था। वो फॉरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक था, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मोर और लेस 60 टॉपिक तो पूरे फिलोसफिकल थे, और जो मैंने बताया उसमें फिलोसफिकल का एलिमेंट ज़रूर घुसा हुआ है। अब हम एक एक करके इनको लेते हैं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना। तो पहला जो टॉपिक था वो था सेक्शन ए का। पहले हम लोग सेक्शन ए का देखते हैं। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। हिंदी में है, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान सिद्ध होते हैं। अब यदि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर देखें तो आपको लगेगा कि ऐसा ये कौन सा टॉपिक है, ये अचानक से फॉरेस्ट को उठा करके कैसे लेके आ गया। लेकिन देखिए फॉरेस्ट का आना इससे बहुत लाजमी था। हम लोग देख रहे हैं कि अभी कितने फॉरेस्ट फायर्स लगे थे, ऑस्ट्रेलिया में कितना जंगल जो है वो तबाह हो गया उस आग लगने की वजह से। बाकी पूरे दुनिया में भी आप देख रहे हैं कि कैसे जंगल में आग लगने की समस्या बढ़ रही है। पिछले 1-1.5 साल 2 साल में आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो ये पूछा गया एग्ज़ाम में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये पूछा जाना चाहिए था। अब बात ये आती है कि आखिर इस टॉपिक से हम लोग समझते क्या हैं। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया है कि फॉरेस्ट जो है वो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक कुंजी है। आप उसे समझ सकते हैं, एक पैमाना है, एक पैरामीटर है आप किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने की। कैसे? देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्ट में देखते हैं। हमें पता है कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। इस इम्पोर्टेंस में हम लोग इसमें इकोनॉमिक वो ढाल सकते हैं अपना, इसमें हम लोग फिलोसफिकल भी डाल सकते हैं। जैसे फिलोसफिकल में आप कहेंगे क्या, तो बृहदारण्यक उपनिषद, उसका मतलब क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद का अर्थ है कि वन में बैठ करके आपको उस उपनिषद की शिक्षा लेना, ठीक है, गुरु के चरणों में वन में बैठ करके। तो यदि वन ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से होगा, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक एंगल अब देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट के ही सप्लाईज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो भी किसमें एलिमेंट है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि पॉल्यूशन का कितना बड़ा एलिमेंट है। जो जंगल होते हैं वो कितने बड़ा कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वो होते हैं। अमेज़ॉन के जंगल को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है कि इतना बड़ा जंगल है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ये सब जो चीज़ है ये सब आप उसमें एस्से में लिख सकते थे। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन लेके आएंगे। लेकिन ये टॉपिक मुझे विश्वास तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत कम ही इस टॉपिक को टच करके आए होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस बार लोगों की प्रैक्टिस थी फिलोसफिकल एस्से के लिखने की। बट ठीक है, ये आया, इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा हो सकता था। जिसने भी इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से लिखा होगा ना, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है वो है पोएट्स आर द अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में है, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर है ये विषय, मान्य विधायक। हमें समझना होगा कि विधायक कौन होता है। हमें पता है आज हर जगह डेमोक्रेसी है, जो रूल बनाते हैं कंट्री में उसे विधायक कहा जाता है, ठीक है। विधायक, मंत्री या बाकी सब चीज़, बेसिकली रूल बनाने वाले, देश के लिए पॉलिसी क्रिएट करने वाले। तो कहा गया है कि जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो अनरिकॉग्नाइज्ड लेजिस्लेटर होते हैं। क्या आपको ये समझ आ रहा है? देखिए
इनका कहने का आशय ये है कि जो कवि होता है ना, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे भी कवि पहुँच जाया करते हैं। तो ये उस आशय में लिखा गया है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश का जो संचालन है, अलग अलग प्रकार से उनकी जो पॉलिसीज़ क्रिएट होती है, वो सबका सब निर्भर करती है इन पोएट्स के ऊपर। क्योंकि पोएट्स जैसा लिखेंगे वैसी ही पॉलिसी क्रिएट होगी। अब यहाँ पे पोएट्स से ना हमें लिटरल सेंस में तो लेना ही है पोएट्स, लेकिन उसके अलावा भी आप इसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं पोएट्स को राइटर्स के तौर पे। राइटर्स को एक्स्ट्रापोलेट कीजिए आप इंटेलेक्चुअल्स के उसमें, कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, देखिए इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वही लिखने का काम करते हैं, ठीक है। आप यूएन में भी जाइए, यूएन में भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उन सबको आप पोएट कह सकते हैं, वो लोग उसे लिखा करते हैं, ठीक है। तो जो पोएट्स होते हैं, लिखने वाले होते हैं, गान करने वाले होते हैं, सुनाने वाले होते हैं, वही असल में सोसाइटी का माइंड को शेप करते हैं। जैसा जैसा वो लिखते हैं वैसा वैसा सोसाइटी सोचने लग जाती है। तो ये है इसका आशय। आपको इसमें डिटेल डिस्कशन दूसरी वीडियो में मिलेगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टॉपिक था वो था हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय अ साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। हिंदी में है, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। क्या समझते हैं आप इससे? इससे ये समझा जाता है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति इतिहास कभी लिख ही नहीं सकता। इतिहास वही लिख सकता है जो कि एकदम एक्टिव हो, साइंटिफिक हो, सोचता हो, पावरफुल हो, एक्शन टेकर हो। जो एक्शन टेकर होगा वही हिस्ट्री लिखता है। जो रोमांटिक बातों में लगे रहते हैं, जो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, वो कभी भी इतिहास नहीं लिख सकते, ठीक है। थिंकर से बड़े होते हैं उस थॉट को इम्प्लीमेंट करने वाले। तो बी अ इम्प्लीमेंटर, ठीक है, इम्प्लीमेंटर बनना चाहिए। इसके आशय में आप लिख सकते हैं पूरा पूरा, आप इसे हिस्ट्री से उठा करके पूरा आगे इसे लेके आ सकते हैं मॉडर्न टाइम में कि कैसे होता है। आज देखिए, जो प्रधानमंत्री बनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, जो साइंटिस्ट बनता है, जो आईआईटी क्रैक करता है, आईआईएम क्रैक करता है, जो यूपीएससी क्रैक करता है, वो मेहनत करके करते हैं। जो मेहनत नहीं करता वो क्रैक नहीं कर सकता, वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, वो इतिहास नहीं बना सकते। तो यही कहा गया है कि जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो हमेशा साइंटिफिक होते हैं। साइंटिफिक का यहाँ पे सेंस है कि वैज्ञानिक भी, काम करने वाले भी, एक्शन टेकर भी, आप इसे सब सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 का चौथा और आखिरी टॉपिक, वो आखिरी टॉपिक है, अ शिप इन अ हार्बर इज सेफ बट इज़ नॉट व्हाट इज शिप फॉर। हिंदी में उसका अर्थ है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होते हैं परंतु इसके लिए तो वह होते ही नहीं। अब इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, इसको ऐसे देने का आशय ये है, इस पे जो आपको समझना है वो ये कि आप किसी चीज़ को सुरक्षित तो रख सकते हैं, किंतु यदि वो अपना काम कर ही ना पाए तो उसे सुरक्षित रखने का अर्थ क्या, तात्पर्य क्या? हम कहते हैं यदि लड़कियां, आप सुनते होंगे कि लड़कियां घर में रहेगी तो सेफ रहेगी, बाहर तो इतनी समस्या है। अगर लड़कियां बाहर निकलेगी ही नहीं, काम करेगी नहीं, घर में वो सेफ तो रह सकती है 1 सेकंड के लिए, लेकिन वो जो काम कर सकती थी, जो उसका वर्थ है, वो उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। यहाँ पे आप इसे गर्ल्स के पर्सपेक्टिव में ले जा सकते हैं। इसके अलावा उतना ही नहीं, हम सोचें यदि कि हम शिक्षा को अपनी बांटें ना, हम इसे अपने पास रखें, हम सच को बोले ना, हम इसे अपने पास रखें, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है और लोग कहते हैं मृदुभाषी बनो, आप प्यार से बोलो, आप क्रिटिसाइज़ मत करो किसी को। तो यदि आप सत्य कहोगे नहीं तो उस सत्य के होने का अस्तित्व क्या, वो सत्य किस काम का? इसलिए कहा गया है कि जो जहाज है वो हार्बर में, अपने बंदरगाह में सुरक्षित तो रह सकता है, किंतु वो उसके लिए बना ही नहीं है। यही आशा है इस चीज़ का कि आप चाहे जो चीज़ लीजिए आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। जो एक लोहा है, ठीक है, लोहे में जंग लगता है, ये बात सबको पता है, लेकिन यदि आप उसे घर के अंदर ही रखेंगे तो वो पड़ा पड़ा क्या करेगा, वो सेफ हुआ भी क्या करेगा? यदि आप उसे बिल्डिंग में लगाते हैं, ठीक है, समय के साथ वो पानी उसके ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर जंग लगेगा, 100 साल बाद, 50 साल बाद जाकर के वो कमज़ोर भी हो जाएगी बिल्डिंग, तब भी वो अपना मकसद पूरा कर चुकी होगी। घर में रखने से, ऑक्सीजन को एकदम हटा देने से या पानी की मात्रा को एकदम हटा देने से वो सरिया किस काम की होगी? ये कहा गया। आप इसे इस हिसाब से पूरा लिख सकते हैं। ये था आपका पूरा सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, सेक्शन बी की। सेक्शन बी भी पूरा का पूरा फिलॉसफिकल है, ठीक है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। इसका अर्थ है हिंदी में, छप्पर मरम्मत कराने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। इसका अर्थ क्या है? आप सुने हैं ना ये मुहावरा,
अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। ठीक है, इसका कहने का आशय ये है कि जब आपके पास समय है आप तभी क्यों नहीं एक्शन लेते, तभी आप अपनी मरम्मत क्यों नहीं करते। एक बार समय बीत जाने से, समय बीत पुनि का पछतानी, समय एक बार यदि बीत गया उसके बाद पछताने से क्या होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आप शराब पीते हो, ठीक है, शराब पीने के से आप निकलना चाहते हो, आपके पास बचने का स्कोप है, तो तभी पियो जब आप, तभी आप उसे छोड़ो जब आप स्वस्थ हो, जब आप जो शराब है शराब को छोड़ पाने की स्थिति में हो। यदि एक बार आप मर गए तो आप शराब नहीं छोड़ सकते। यदि आप एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए उसके बाद आप शराब नहीं छोड़ सकते। आपको कार्य तभी करना चाहिए जब उस कार्य को करने का समय हो। यह आप समझिए कि यदि आपकी एज अभी 32 साल नहीं हुई है, यदि आपके 6 अटेम्प्ट अभी नहीं हुए हैं, आप सीरियसली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये उस पढ़ाई को करने का समय है, यूपीएससी के अटेम्प्ट देने का। लेकिन एक बार यदि अंधेरा हो गया, आपकी एज 32 साल से क्रॉस कर गई, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे ये सब अपना अपना कैटेगरी वाइज ले लो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। तो यदि करना है तो अभी करो। ठीक है, ये नहीं कि हम उसे बाद के लिए टाल दें। दिन में करो, सूरज की रोशनी में करो, अंधेरा हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये इसका आशय है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगला जो विषय है इसका दूसरा, यानी कि वैसे छठा, वह यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। हिंदी में है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। वो आप सोचेंगे कैसा वियर्ड सा टॉपिक है, क्योंकि हम गंगा नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, पहली बार जाते हैं, दूसरी बार अगले साल फिर भी हम दोबारा से हरिद्वार जाते हैं, तीसरी साल फिर हम लोग हरिद्वार जाते हैं, गया जाते हैं, जहाँ भी आप कह लीजिए जहाँ पे गंगा बहती है वहाँ पे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है फिर कि एक बार जिस नदी में आप उतर गए आप दोबारा उस नदी में नहीं उतरेंगे, नहीं उतर सकते। देखिए ये फिलॉसफिकल है, इसी को कहते हैं फिलॉसफी, इसी को कहते हैं आप दर्शन विज्ञान, दर्शन शास्त्र। इसको आपको गूढ़ अर्थ लेना है। इसका अर्थ ये है कि समय परिवर्तनशील है। एक बार यदि आपका समय बीत गया तो उसके बाद फिर वो बीत जाता है, वो नया समय आ जाता है। आप देखिए पानी जो है, नदी में पानी कहाँ से आता है, जैसे हम लोग गंगा की बात करें तो गंगोत्री से आता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। वहाँ से पानी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है हज़ारों साल से। अब जस्ट इमेजिन, आप पानी में डुबकी लगाएं, जो आ रहा था बहाव उधर से ऐसे, ठीक है, क्या वो बहाव कुछ समय बाद, 1 सेकंड बाद वो आगे नहीं चला जाएगा? जब अगले साल आप आएंगे तो वो पानी, वो एग्जैक्ट पानी कितना आगे निकल चुका रहेगा। आपके लिए वो पानी जो है ना गंगोत्री से दूसरा आ रहा होगा पीछे से चलते हुए। तो जिस नदी में आप उस समय उतरे हैं वो दोबारा से आप उसी में नहीं उतर सकते, उसका पानी बदल जाएगा, उसका कंपोजिशन नहीं बदलेगा। आप सोचें कंपोजिशन बदलेगा, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ पे आप इसे फिलॉसफिकल लीजिए कि जो चीज़ एक बार समय बीत गया वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, वही चीज़ जो पिछले अभी मैंने एग्जांपल दिया, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। ठीक है, एक ही बार आपको अवसर प्राप्त होता है, मौके पे चौका मारना होता है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ये कहते हैं, ये मौका शायद दोबारा ना मिले। ये सारे मुहावरे हैं, आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कि हमें एक समय जो करना होता है वो दोबारा हमें वो समय नहीं मिलेगा, वो नदी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, वो सब बदल चुका रहेगा। हम आज जो चीज़ नहीं किए कल हम उसी चीज़ को दोबारा नहीं कर सकते। आज यदि हम लोगों ने किसी का रसास्वादन कर लिया, यदि आज हम लोगों ने उस आम को खा लिया, वो आम हम दोबारा नहीं खा सकते। वो चीज़ है, इसको समझिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेकर के जाइए। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा वीडियो आएगा कुछ समय में, आप वो देख सकते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है 7वां इस सेक्शन का तीसरा, वह अ स्माइल इज़ द चूजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्विटीज़। हिंदी में है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अब बताइए, यहाँ पे आ जाएगी एकदम सॉलिड राइवलरी। कुछ लोग कहेंगे हाँ गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था। ठीक है, मैं हमेशा हंसता हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि आपको कितनी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, किंतु आपके चेहरे पे मुस्कान जो है, एक दंतुरित मुस्कान जो है वो हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप मुस्कुराते रहेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से निकलेगी, आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, आप उस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि यदि आपके सपोज़ की कोई समस्या में आप पहुंच गए, ठीक है, अब उस समय यदि आप घबरा गए तो उस घबराहट से क्या होगा, आप सोच नहीं पाएंगे उसका सॉल्यूशन। अगर आपके सामने अभी देखिए, अभी मैं जंगल में हूँ, ठीक है,
ऑब्वियसली जंगल में हूँ, आप देख सकते हैं पीछे पेड़ वेड़। यहाँ पे सपोज़ कि शेर आ गया, हालांकि इस जंगल में शेर नहीं है, यदि शेर आ गया और तब यदि मैं अपनी मुस्कान बना करके नहीं रखता हूँ, मैं एकदम घबरा जाता हूँ उसे देख करके, तब तो शेर के लिए आसान होगा कि नहीं होगा? वो समझेगा कि ये डरा हुआ है, इसके ऊपर हमला करते हैं अभी। और यदि उसके सामने मैं मुस्कुराता रहूँगा तो उसे लगेगा मेरी मुस्कान देख करके कहीं ऐसा तो नहीं इसे डर नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास कोई हथियार हो, उस शेर को ऐसा प्रतीत होगा। तो आप सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जबकि आपके चेहरे पे मुस्कान हो, आप लाइट वेट हो, आप सोच पाने की स्थिति में हो, आप घबराहट में ना हो, ठीक है। अब लेकिन इसका दूसरा साइड भी आता है। दूसरा साइड क्या है? टॉक्सिक एक होता है स्माइल, कि आपको स्माइल नहीं करना फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, आपको दूसरे के प्रेशर में आके स्माइल करना पड़ रहा है, जो आपको पसंद नहीं आपको वो भी करना पड़ रहा है, स्माइल के साथ करना पड़ रहा है। तो क्या वो उचित है? ये यहाँ पे आप यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ला करके एक सॉलिड ऐसे लिख सकते हैं, जो टॉक्सिक वो है या फिर फोर्स्ड जो आपका स्माइल है, क्या ये सब उचित है? इन सब के ऊपर आप एक कॉन्ट्रडिक्शन बना करके पूरा लिख सकते हो, ठीक है। आते हैं अब इस साल के आखिरी टॉपिक पर, वो था जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डजेंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। हिंदी में है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ बहुत ही आसान सा है। सपोज़ हम कहते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो ये आवश्यक नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई सही हो ही। ये भी संभव है कि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है, दोनों के दोनों जो आपके पास जो विकल्प हैं वो गलत हों, वो अनुचित हों। इसे हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, यदि कहा जाए कि ये चोर है, ठीक है, अब किसी ने चोरी किया, हमारे पास वो चोर आया, ठीक, हमने उस चोर को पकड़ लिया। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आपको उसे सज़ा देनी है, इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसे मार मार के ख़त्म कर दें, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे मार मार के अधमरा कर दें। एक और ऑप्शन ले लेते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, आप उसको खूब पीटें और पुलिस को बाद में ले जा करके, पीटने पाटने के बाद ले जा करके पुलिस को दें। आपके पास तीन ऑप्शन है। क्या इन तीनों, क्योंकि आपका गुस्सा सातवें आसमान पे है, आपको लग रहा है इतने मेरी कीमती चीज़ चुराई कैसे, यहाँ पे आ कैसे गया, आपको यही तीन ऑप्शन है। आप उसे पुलिस के पास नहीं ले जाना चाहते, ठीक है, आप उसे और छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको यही चीज़ है कि इसे ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस से कभी सज़ा नहीं मिल पाती है, 10-10 साल लग जाते हैं, पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती, आपके दिमाग में यह है। अब क्या इन तीनों में से कोई विकल्प आपके लिए उचित है? नहीं, उचित इन तीनों में से कोई नहीं है। ये इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास विकल्प है तो आप कुछ भी करें, आप उन्हीं विकल्प में से चूज़ करें, नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप कानून को, आप संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। यदि आप अपने आप के हाथ में कानून लेते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। उसने तो चोरी की ही, ठीक है, लेकिन आप भी गुनहगार हो गए उस चक्कर में। तो ये है इसका आशय। इसके ऊपर आप बाकी डिटेल में अलग अलग लिख सकते हैं। आप इसमें सोशो रिलीजियस एंगल ले सकते हैं, आप इसमें इकोनॉमिक्स एंगल ले सकते हैं, आप इसमें और किसी, मतलब जितने डाइवर्स फील्ड में आप जा सकते हैं उतने डाइवर्स फील्ड में आप जाइए। ये था पूरा डिस्कशन इस 2022 के एस्से का। इस सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक वादा करना चाहता हूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वादा ये है कि आपको कंटेंट बहुत ही सॉलिड प्रोवाइड होगा। यदि विश्वास नहीं है, आप कोई और जाकर के वीडियो मेरा देख सकते हैं। 2021 के सभी वीडियोस मैंने ऊपर आई बटन पे डाल दी है, एक आध नहीं डली, वो भी बहुत जल्दी ही डल जाएगी, ठीक है। आप यदि उनमें से एक भी वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बाकी की सभी वीडियोस को अवश्य देखेंगे और आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है एस्से के लिए और एथिक्स के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, इसमें खाली हम लोग एक नॉर्मल एनालिसिस किए थे, वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी हम लोग इस एस्से की पूरी सीरीज़ में सारे एस्सेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।